हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारे यूएस गैप और आईएफआरएस, आपको पता है दो मेन स्टैंडर्ड्स हम लोग इन क्लासेस में कवर करते हैं अपने। इन दोनों के हिसाब से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। ठीक है, पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब कि कोई चीज का डिजाइन। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या काम करता है? वो राह दिखाता है, मींस वे दिखाता है कि इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेस तैयार करता है सारे लॉज का, फ्यूचर का। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में नहीं बन सकता इंडिया के अंदर, राइट? इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया है। मींस जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी तैयार होंगे, यहां पे एएस का मतलब सब आईएफआरएस या यूएस गैप, जब कोई भी आईएफआरएस या यूएस गैप रेडी होगा तो उसको उस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस को मानना ही पड़ेगा, राइट? इवन जब कहीं पे आईएफआरएस में तो यहां तक लिखा हुआ है कि जब किसी भी सिचुएशन में आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, आईएफआरएस अवेलेबल नहीं है, तब अकाउंटेंट जो है, मैनेजमेंट कह लो या अकाउंटेंट कह लो, वो फ्री है कि वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर सकते हैं, राइट? अगर किसी भी टॉपिक पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो इवन अगर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दो आईएफआरएस में अगर मान लो कोई इनकंसिस्टेंसी है, आपस में एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो भी हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात मान के जो दोनों में से ज्यादा रिलायबल हो उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? ये एक अकाउंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हो आप, बिकॉज इट प्रोवाइड द अंडरलाइंग फाउंडेशन फॉर यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसने एक फाउंडेशन रखी है यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस की, राइट? अब जैसे आपको पता है कि आईएफआरएस कौन इशू करता है? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वैसे ही यूएस गैप कौन इशू करता है? एफएएसबी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एफएएसबी डिसेमिनेट्स दिस फ्रेमवर्क थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। टोटल अभी तक 8 एसएफएसी इशू हो चुके हैं। तो जो एसएफएसी 8 है वो डिस्कस करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। ठीक है, उनको लगता है कि भाई ज्यादा काम का नहीं है, केवल थ्योरी ही है। लेकिन स्टूडेंट, एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड किन किन बातों को ध्यान रख के बनाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टैंडर्ड का वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या वैल्यूज वो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। ओके, कभी आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछना बहुत आम बात है ना? और लेकिन इसके बारे में हर कोई पढ़ता नहीं है, तो इजीली फिर वो आंसर नहीं दे पाते। तो अब हम एसएफएसी 8 डिस्कस कर रहे हैं, क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? ऑब्जेक्टिव यह है कि केवल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको पता रहना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे फाइनेंशियल यूजर्स को, चाहे वो फाइनेंशियल यूजर्स शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो बैंक हो, क्रेडिटर हो। ठीक है,
वो सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने चाहिए। तो सबसे मेन तो इनमें से शेयर होल्डर्स ही होते हैं जिन्होंने कैपिटल लगा रखी होती है कंपनी के अंदर। तो ध्यान रखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी दैट इज यूजफुल टू कैपिटल प्रोवाइडर्स इन मेकिंग डिसीजंस। वो पता लगा सकें कि शेयर को जैसे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो खराब है, मींस आपका जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो सेल कर दो, अगर नहीं है तो बाय मत करना, ठीक है। होल्ड भी मत करने की जरूरत है। क्लियर क्या? होल्ड करने की यहाँ पर रिक्वायर। अगर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपका जो कंपनी का फ्यूचर है वो ब्राइट है, तो फिर अगर कंपनी के पास आपके पास कंपनी के शेयर नहीं है तो फिर आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बैंक्स के केस में होता है। अब बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एनपीएस, ठीक है। तो आप देखिए, जब भी कभी बैंक्स का डेटा आता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी निकालते रहते हैं, एनुअल तो आते ही हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स? बैंक जब लोन देती है तो वो बैंक की क्या होती है? असेट्स। और आपने देखा है कि बहुत सारे केस में जो बैंक्स हैं उनकी असेट्स डूब जाती है। तो सिंपल आप बोलते हैं जैसे बैड डेप्ट। तो बैंक के केस में एक टेक्निकल नाम होता है, उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। क्लियर? तो अगर मान लो किसी बैंक का, सपोज यस बैंक का जो एनपीए है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मेरे पास यस बैंक के शेयर हैं तो मुझे उसको बेच देना चाहिए। अगर मेरे पास यस बैंक के शेयर नहीं है तो मुझे उसको नहीं खरीदना चाहिए, कुल मिला के दूर रहना चाहिए, राइट। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या आखिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन के, वो देख लेते हैं एक बार। तो मेनली दो तरह के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो होता है जो सबसे फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक होता है इनहेंसिंग। तो फंडामेंटल में कितने होते हैं? दो, एक होता है रेलेवेंस और एक होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अब रेलेवेंट कब होगी? जब उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी, जब कंफर्मेटिव वैल्यू होगी और मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने सारी प्रेजेंट करी है तब। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब वो कंप्लीटनेस होगा, उसमें न्यूट्रलिटी होगा और फ्री फ्रॉम एरर होगा। तो रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इनहेंसिंग मतलब, इनहेंसिंग में कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए, दो चीजों को आपस में आप कंपेयर कर पाओ, दो इंफॉर्मेशंस को। वेरीफाइबल होने चाहिए डेटा, टाइमलाइननेस मतलब टाइम पे प्रोवाइड होना चाहिए, और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ध्यान रखना कौन कौन सी होती है फंडामेंटल? रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मींस जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, सबसे पहली बात तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, और रेलेवेंट के साथ साथ आप उस पर भरोसा कर सको ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब वो फेथफुली प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, तो रेलेवेंस मतलब क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब होगी? अगर मान लो उस इंफॉर्मेशन को डालने से, उस इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में डालने से आपके डिसीजन में चेंज आ सकता है। आप पहले उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते थे, बट जब आपने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखी, जब आपने वो इंफॉर्मेशन देखी नोट्स टू अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर्स में, तो अब आपका मन बदल गया। अब आपको लगता है कि कंपनी से दूर रहना चाहिए, राइट? तो रेलेवेंस ऑब्वियसली टू मेक अ डिफरेंस इन द डिसीजन प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन कब रेलेवेंट होगी? जब उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी, कंफर्मेटिव वैल्यू होगी, और वो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करी है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्टिव वैल्यू मतलब क्या? आप करंट इंफॉर्मेशन देख के फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस लगा सको। आपने करंट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, P&L देखा, और आप बता सकते हो कि कंपनी का ये फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है, ठीक है? तो ये होता है प्रेडिक्टिव वैल्यू।
आपने कंपनी की सेल्स करंट में देखी और आप कंपनी का फ्यूचर कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ओके, कंफर्मेटिव वैल्यू मतलब क्या? कंफर्मेटिव वैल्यू मतलब कि आपने पिछले साल भी तो ये इंफॉर्मेशन आई होगी ना, तो उसके बेसिस पे भी आपने कुछ प्रिडिक्शंस लगाए होंगे, तो क्या वो करंट ईयर में प्रिडिक्शन ठीक निकले या नहीं निकले? समझ में आया? आपने पिछले साल भी रिलायंस की बैलेंस शीट देखी, P&L देखा, कई सालों से देखते हुए आ रहे हो, और आपने जो इस साल अभी जो रिलायंस का ईयर जिसके अकाउंट्स पब्लिश हुए हैं उसके लिए भी पिछले साल के बेसिस पे आपने प्रिडिक्शंस लगाई थी, तो वो क्या प्रिडिक्शंस सही हैं या गलत हैं? ठीक है, सही हुई या नहीं हुई, उसे कहते हैं कंफर्मेटिव वैल्यू। समझ में आया? ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को कि स्टूडेंट्स को कंफर्मेटिव वैल्यू क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? मटेरियल होनी चाहिए। मटेरियल का कोई अमाउंट तो डिसाइड है नहीं, है ना, ये आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है। कोई अमाउंट मटेरियल, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है ना, उसके लिए हो सकता है कि 10 लाख भी मटेरियल ना हो, और कोई छोटी सी ग्रोसरी स्टोर है हमारे पास में, तो उसके लिए हो सकता है 1000 भी मटेरियल हो। ओके, तो मटेरियल पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होने के लिए क्या है? 3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, कंफर्मेटिव वैल्यू होनी चाहिए, और तीसरा मटेरियल। अब जैसे देखो, ये टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बनाएंगे। क्लियर? तो इस बेसिस पे मैं सोच रहा हूं कि अब जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और मैंने सोचा कि इस बहाने चलो टाटा केमिकल्स का शेयर भी बढ़ जाएगा। क्यों टाटा केमिकल्स का शेयर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टाटा केमिकल्स जो है वो बैटरी प्रोड्यूस करती है, लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो प्रोड्यूस करती है। खाली टाटा केमिकल नहीं करती, और भी है, अमर राजा है, ऐसे करके काफ़ी सारी बैटरीज हैं। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारे शेयर्स आते हैं इनके, एनरॉन के भी आता है। तो मैंने तो टाटा मोटर्स पे प्रिडिक्शन लगाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी और टाटा केमिकल्स जो है एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह दोनों की दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए ये भी, इसके भी शेयर के दाम बढ़ेंगे और इसके भी शेयर के दाम बढ़ेंगे। और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी तो कहती है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है फेम पॉलिसी। ठीक है, आप कभी सुना हो आपने नाम तो। फिर नेक्स्ट आते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्या चल रहा है टॉपिक हमारा, बताओ? हम फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, रेलेवेंस हो गया, अब हम फेथफुल रिप्रेजेंटेशन पे आ गए। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। ओके, अब मतलब कोई भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप केवल आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कर दिया, बट आपकी बस आपने कहा कि यार अब इतना ही इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है ना। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस मतलब कि आप सारी की सारी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसको दो। ओके, जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप बताओ लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ठीक है, हमने इसको रिवैल्यू करा या नहीं करा, क्या टाइटल और पोजीशन दोनों हमारे पास है या नहीं है, ठीक है, क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हो या फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की तरह शो हो रही है। ओके, आप कोई भी चीज का ओमिशन नहीं करोगे। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि आप वहां पे कोई बायसनेस ले आओ, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आ जाओ। ठीक है, आपको अब आप मान लो कंपनी, आप सोच रहे हो कि यार अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो कंपनी के शेयरहोल्डर्स को बहुत नुकसान होगा, शेयर्स के दाम गिर जाएंगे, इसलिए चलो हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर होल्डर से छुपा देते हैं। ठीक है, हम इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, राइट? जैसे सत्यम ने किया, एनरॉन ने किया, आपको दोनों के बारे में पता होगा। ठीक है, सत्यम ने 2008 में स्कैम किया था, तो उसमें जो अकाउंट्स था, अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट जो था वो कैश बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिखा रखा था,
बट रियल में इतना कैश कंपनी के पास नहीं था। ठीक है, ऐसे ही एनरॉन का स्कैंडल था, तो 2001 के अंदर, उसके बाद फिर सॉक्स आया, सार्बेन-सॉक्सले एक्ट, ठीक है, 2002 के अंदर। ओके, फिर AICPA बना, वो सब आपको पता होगा, हो सकता है। तो फिर इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, वो एरर से फ्री होनी चाहिए। नॉर्मल बात है, इसमें कुछ खास है नहीं कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब एरर ऐसा नहीं कि अर्थमेटिकल एरर हो तो दिक्कत है, नहीं, चल जाता है भाई। आपने मान लो कभी 10,000 और 2,000 मान लो आपने इसको 20,000 कर रखा है, तो ये फिर भी चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, मिस्टेक तो है लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपने कोई अकाउंटिंग प्रोसेस लगाने के अंदर ही गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। आप मान लो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में ही पूरा का पूरा मिस्टेक कर रहे हो, क्लियर क्या? या फिर आप कोई IFRS को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, IFRS या US गैप को फॉलो ही नहीं कर रहे हो और बिल्कुल अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो, क्लियर क्या? फिर ये हो गया क्या अपना फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सी है बताओ? रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों में ये काम आएंगी, ठीक है। अब आते हैं इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के। ये तो हुआ देखो फंडामेंटल के, रेलेवेंस एंड फेथफुलनेस। बट अब आते हैं कि इनहेंसिंग क्या है, क्या हमारे अकाउंट्स को बहुत बढ़िया बनाएगी और भी अच्छा बनाएगी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि हम कंपेयर कर पाएं टाटा और रिलायंस के अकाउंट्स को, ठीक है। हम कंपेयर कर पाएं सपोज रिलायंस पावर को और टाटा पावर को, या फिर हम कंपेयर कर पाएं टाटा पावर के कई सारे ईयर्स 2022, 2021, 2020 आपस में। तो ये क्या होता है? ये होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी करने के लिए अकाउंट्स में क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, अगर हर साल आप डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो तो फिर आप यही रखो। ऐसा नहीं कि हर साल आप चेंज कर रहे हो। ऐसे ही आप स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के अंदर कभी लीफो इस्तेमाल कर रहे हो, कभी फीफो, कभी वेटेड एवरेज। तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो, अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल्सो। ओके। वेरीफाइबिलिटी मतलब कि जो आपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है उसका कोई बेसिस होना चाहिए, ठीक है ना। आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी और डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 आया WDV मेथड से, है ना, और आपने लिख दिया कि मैंने 20% रेट जो है अप्लाई करी है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो अगर आपने ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है कि 20% अप्लाई करा है डेप्रिसिएशन का रेट प्लांट एंड मशीनरी पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो क्योंकि मैं भी अकाउंट्स जानता हूं, मैं भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझता हूं, तो मैं आराम से डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरा भी अमाउंट कितना आए? 10,000 आए। तो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइबल। ऐसा ना हो कि वेरीफाइबिलिटी ना हो, ठीक है। तो डिफरेंट नॉलेजेबल एंड इंडिपेंडेंट मेजर्स या पर्सन्स वुड रीच कंसेंसस रिगार्डिंग वेदर द इंफॉर्मेशन इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड टू डिपिक्ट, ठीक है। तो जो आप इंफॉर्मेशन जिस तरीके से डिपिक्ट करना चाहते हो वो उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है उसके अंदर। ओके, लाइक आपने बोला है लैंड, आपने बुक्स में अपने लैंड दिखा रखी है, ठीक है, लैंड दिखा रखी है, तो वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। आपने लैंड दिखा रखी है तो कोई जाके अगर देखना भी चाहे कि लैंड है या नहीं है आपके पास, तो वो एक्चुअल में होनी चाहिए लैंड वहां पे, राइट। फिर लैंड की अगर आपने वैल्यू दिखा रखी है तो भी कोई ना कोई पर्सन उसको वेरीफाई कर पाए कि ये वैल्यू आखिर एक्चुअल में इतनी है या नहीं है, ये मार्केट वैल्यू है या फिर फेयर वैल्यू है या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरीफाइबिलिटी। अब वेरीफाइबिलिटी मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट एग्रीमेंट के मतलब दो पर्सन्स की राय बिल्कुल 100% एग्री करेगी, ऐसा नहीं बोल रहे अपन। बस चीजें आपस में वेरीफाई होनी चाहिए, दो अलग अलग पर्सन सेम कंक्लूजन पे पहुंच पाए। टाइमलाइननेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कभी भी पुराना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे, ओल्ड न्यूज़पेपर्स,
आपको कोई कल का न्यूज़पेपर दे आज पढ़ने के लिए, तो आप बोलोगे इतना ज़्यादा खास नहीं है, हम तो आज का न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो आज का ही पढ़ना चाहेंगे, राइट। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन की भी एक टाइमलाइन होती है, अगर उसी टाइम पे वो मिलेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसलिए आपको पता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पब्लिश होते हैं, जिसे अपन कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि बीच बीच में पता लगते रहे शेयर होल्डर्स को कि कंपनी जो है जिसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, उस कंपनी की एक्चुअल में हालत क्या है, एक्चुअल में पोजीशन परफॉर्मेंस कैसी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसी इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे हो जो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ये श्री 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 शशुर थरूर है, तो इन्होंने कुछ लिखा है, आप पढ़ के समझ लो इसको, ठीक है। तो आप इजीली अगर इन्फॉर्मेशन समझ पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, मैं आपको ऐसी भाषा में बोलूँ जो समझ में नहीं आया, आपके फ़ायदा क्या उसका। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, आपको ज़रूर इसको समझ में आया होगा, भूलना मत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 पॉइंट तो कभी नहीं भूलने। फिर इनहेंसिंग में क्या आ जाएगा, इनहेंसिंग में आ जाएगा कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलाइननेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। आसानी से 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत जगह पे काम आता है, ठीक है। थैंक यू।